स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एनएचआरसी के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स एनएचआरसी का जो एक्रीडिएशन स्टेटस है उसको रिव्यू किया जाएगा जिनेवा के अंदर इस वीक के दौरान में। तो आपको एनएचआरसी के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि जो पेरिस प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आपको देखने के लिए मिलता है। पेरिस प्रिंसिपल उसी के ऊपर ये बेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1993 के समय सेटअप किया गया था हमारी कंट्री के अंदर में एज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से। आप देखिए कि हर एक पर्सन का जो ह्यूमन राइट है उसको इंश्योर करना, उसको सिक्योर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। मीडिया के अंदर कोई रिपोर्ट्स अगर पब्लिश होती हैं तो उनको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है एनएचआरसी के द्वारा कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन के पर्सपेक्टिव से। 2018 का जो समय है उस समय तक आप देखिए कि हमारे जो रिटायर सीजीआई हैं, जो फॉर्मर सीजीआई हैं, उनके द्वारा इसको हेड किया जाता था। 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट एक्ट है उसको लाया गया जिसके थ्रू इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस हैं वो किए गए हैं। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारे जो रिटायर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी इसको हेड किया जाता है। अर्लियर समय में अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें, टेन्योर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 70 ईयर मैक्सिमम एज हुआ करता था और 3 ईयर का जो टेन्योर है वो आपको देखने के लिए मिलता था। अर्लियर फेज के अंदर रीअपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलता था। तो अमेंडमेंट एक्ट के बाद में क्या इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रेजेंट समय में रीअपॉइंटमेंट का प्रोसेस है या नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक जो टाइम है इनका कंसीडर करने का किसी भी ह्यूमन राइट के वायलेशन को, उसके रिगार्डिंग में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा कोई भी यहाँ पे ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिला है तो उसका कितना टेन्योर है, किस समय तक उनके द्वारा उसको कंसीडर किया जा सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। क्या यहाँ पे 50 ईयर्स बैक के अंदर में कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन देखने के लिए मिला है, क्या उसको भी कंसीडर किया जा सकता है एनएचआरसी के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो फॉर्मर सीजीआई हैं एचएल दत्तू सर, उनके द्वारा एनएचआरसी को एज ए टूथलेस टाइगर के रूप से कहा गया था कि एनएचआरसी के पास में काफ़ी सारा पावर है हर एक ह्यूमन राइट के वायलेशन को रिव्यू करने के पर्सपेक्टिव से। बट आप देखिए कि इसका जो ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से जो वायलेशन हुआ है उसके अगेंस्ट में कुछ इम्प्लीमेंटेशन का जो पावर है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। किसी भी पर्सन है उसको कन्विक्ट करने का जो पावर है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलता है एनएचआरसी के रिगार्डिंग में। तो इसी वजह से हमारे जो फॉर्मर सीजीआई हैं एचएल दत्तू सर, उनके द्वारा इसको एज ए टूथलेस टाइगर के रूप से कहा गया था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एनएचआरसी का जो एक्रीडिएशन स्टेटस है उसके रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि इसको रिव्यू कहाँ पे किया जाएगा, जिनेवा के अंदर इसको रिव्यू किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, जो ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है, इस यूएनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी वहीं जिनेवा के अंदर ही सिचुएटेड है। अगर हम यूएनएचआरसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट, 2006 के समय इसको सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर, ऑलरेडी हमने इसको रीड किया। 47 जो मेंबर कंट्रीज जो इसके पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, 47 कंट्रीज जो इसके मेंबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। मेंबर्स को चूज किया जाता है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं, हर एक रीजन का कुछ सीट्स फिक्स हुआ करते हैं, उस रीजन से इनको चूज किया जाता है इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू में। आप देखिए कि जो टेन्योर है वो 3 ईयर का आपको देखने के लिए मिलता है। अगर एक बार आप यहाँ पे इलेक्ट होते हो तो 3 ईयर का जो मेंबरशिप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें यूएनएचआरसी का जो मेंबरशिप है उसी के बारे में तो आप देखिए कि कंटिन्यूअस किसी भी कंट्री के द्वारा 2 मेंबरशिप है उनको सिक्योर किया जा सकता है। मींस आप 6 ईयर तक कंटिन्यूअस इसके मेंबर रह सकते हो। बट अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शन है उसको भी इलेक्ट करना है, उसको भी जीतना है, तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक जो टर्म है उसको वैकेंट करना होगा। ऐसा जो प्रोसेस है वो आपको यूएनएचआरसी के अंदर में देखने के लिए मिलता है। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स एक्रीडिएशन स्टेटस के बारे में तो आप देखिए कि यहाँ पे एक अलायंस है उसको क्रिएट किया गया था कि वर्ल्ड के हर एक कंट्री के जो ह्यूमन राइट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक अलायंस है उसको क्रिएट किया गया जिनके द्वारा हर एक कंट्री का जो ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है उसको रिव्यू किया जाता है, क्या उनके द्वारा ह्यूमन राइट के वायलेशन के दौरान में कुछ एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया नहीं कैरी आउट किया गया, उसी के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हम अलायंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो ग्लोबल अलायंस है नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन का जो ग्लोबल अलायंस है
वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसी अलायंस का एक कमेटी हुआ करता है, कमेटी ऑन एक्रीडिएशन, उसके द्वारा इसको रिव्यू किया जाता है। इंडिया का जो स्टेटस है 1999 के समय से आप देखिए कि कंटिन्यूस आपको ए स्टेटस है वो देखने के लिए मिलेगा। 2016 के समय में जो स्टेटस है उसको डेफर किया गया था, बट आप देखिए कि 2017 के समय फिर से यहाँ पे जो स्टेटस है इंडिया का जो NHRC है उसको दिया गया है ए स्टेटस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ए स्टेटस दिया जाता है या बी स्टेटस दिया जाता है NHRC को, तो वो यहाँ पे बेसिकली जो वोटिंग राइट है NHRC का यहाँ पे UNHRC के अंदर में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर में, तो उसको ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये सब इंफॉर्मेशन था NHRC के बारे में। जिनेवा के अंदर जो रिव्यू किया जाएगा कमेटी ऑन एक्रीडिएशन के द्वारा में, जो बेसिकली एक अलायंस का पार्ट है, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस का ये पार्ट है। इंडिया को कंटिन्यूस स्टेटस देखने के लिए मिला है। 2016 के समय स्टेटस को डेफर किया गया था और उसके नेक्स्ट ईयर ही इंडिया ने जो स्टेटस है ए स्टेटस है उसको अचीव किया था इस अलायंस के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि मणिपुर के बारे में हमने लास्ट 1 ईयर में काफ़ी बार इसके बारे में रीड किया है। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखिए कि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको जो एक इम्पोर्टेंट लेक है मणिपुर के अंदर में, जो कैबुल लाम जो नेशनल पार्क है, लोकटक लेक है, वो सिचुएटेड आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए मणिपुर का जो यहाँ पे मैप है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। आप देखिएगा एज ए फुटबॉल ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से आपको इसका मैप है वो देखने के लिए मिलता है। वैली के एरिया के अंदर में आपको जो मैतीज कम्युनिटी है उनका पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है। हिली के एरिया में आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो कुकी हैं, जो हैं, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो पॉपुलेशन है वो आपको वैली के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। हिली एरिया के अंदर में। वैली के अंदर में मैतीज का डोमिनेशन है। आप देखिए कि मैतीज के द्वारा यहाँ पे वैली के एरिया के अंदर ही जो अराउंड 40 to 60% का जो पॉपुलेशन है उसका कंसंट्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा मणिपुर के अंदर में। आपको मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो मणिपुरी लैंग्वेज है, आप देखिए कि कोंकणी है, नेपाली है, मणिपुरी है, ये 3 ऐसी लैंग्वेज है जिनको एक साथ शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से ऐड किया गया था। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया? अगर हम बात करें शेड्यूल 8 के बारे में, आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर में आपको जो कुछ शेड्यूल लैंग्वेज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। ओरिजिनली ये जो लैंग्वेज है ये 14 हुआ करती थी स्टूडेंट्स, और प्रेजेंट समय में कितना है, 22 है। तो इनका जो जर्नी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे इनको ऐड किया गया। इनिशियल फेज के अंदर में आपको सिंधी देखने के लिए मिलता है, सिंधी को ऐड किया गया। फिर आप देखिए कि कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, उसको ऐड किया गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संताली है, उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो आपको बेसिकली इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था, जिसमें मणिपुरी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मणिपुर काफ़ी ज़्यादा न्यूज के अंदर है। इसी तरीके से जब इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस को आप याद करोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, कोई अगर प्लेस न्यूज के अंदर है। मणिपुर आपको न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो आपको इसका जो बॉर्डर एरिया के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। फ्री मूवमेंट रिजाइम है जिसको कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रोका गया है। फ्री मूवमेंट रिजाइम जो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा कि मणिपुर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वहाँ से जो आप देखिए कि म्यांमार के अंदर भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनका आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, मैरिज के जो रिलेशंस है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी वजह से फ्री मूवमेंट रिजाइम है वो दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बट आप देखिए कि यहाँ पे माना गया है कि म्यांमार बेस्ड जो इंसर्जेंट पर्सनस हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिला है मणिपुर के अंदर में। इसी वजह से फ्री मूवमेंट रिजाइम को यहाँ पे बैन करने का जो डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है न्यूज़पेपर्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुन्नार के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि मुन्नार के अंदर में जो टाइगर्स हैं उनको स्पॉट किया गया है। मुन्नार का जो प्लांटेशन का एरिया है वहाँ पे, तो मुन्नार के अंदर में किसका प्लांटेशन किया जाता है? क्या यहाँ पे टी का प्लांटेशन किया जाता है या कॉफ़ी का? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टाइगर्स को स्पॉट किया गया है, डेट मीन्स कोई टाइगर रिजर्व पास में ही सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने के लिए मिलता है मुन्नार के एरिया के अंदर में। पेरियार टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलेगा। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वो भी यहीं पे ही नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। आप देखिए कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या सिचुएटेड है, इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम जो नेशनल पार्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको जो नीलगिरी तहर है,
जो नीलगिरी तहर है उनका पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। नीलगिरी तहर का स्टेटस क्या है स्टूडेंट्स? एंडेंजर्ड आपको IUCN स्टेटस देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर में इनको ऐड किया गया है। और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल आपको ये देखने के लिए मिलता है। तमिलनाडु के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है उसको भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि इनका जो एंडेंजर स्टेटस है उसको रिड्यूस किया जा सके, उनसे इनको रिमूव किया जा सकते, उसके रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तमिलनाडु का जो प्रोजेक्ट है, इनका जो सेंसस है वो भी कैरी आउट किया जाएगा, जिसके अंदर में आपको और भी काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिसके अंदर में जो तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजा रवि वर्मा के बारे में है। आप देखिए कि रवि वर्मा जी बेसिकली पेंटर हुआ करते थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट्स के रूप से भी जाना जाता है। और आज ही के दिन इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उनका सेलिब्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है 29 अप्रैल के दिन में। 1848 के समय इनका बर्थ हुआ था। 1906 तक इनका जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि लास्ट ईयर भी ये न्यूज़ के अंदर में थे, राजा रवि वर्मा हैं। अब आपको यहाँ पे एक जानकारी होना चाहिए, इनके नाम के साथ में काफ़ी बार जो राजा है उसको यूज किया जाता है। तो इनको जो राजा का जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया था? इनको जो राजा का जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया था? जैसे कि अगर हम बात करें, हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करते हैं जो ब्रह्म समाज से रिलेटेड हैं। तो राजा राम मोहन रॉय हैं, उनको लंदन के लिए जाना था। और आप देखिए कि अकबर सेकंड को उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था लंदन के अंदर में। तो इसी वजह से अकबर सेकंड के द्वारा अपना जो टाइटल है उनको दिया गया था कि एज ए राजा के रूप से आप वहाँ पे जा रहे हो और आपको वहाँ पे बेसिकली जो अकबर सेकंड है उनको रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके का जो आपको प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। तो इनको जो राजा का जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका होमवर्क भी है। अगर नहीं पता है तो गूगल करना है स्टूडेंट्स। ऐसे काफ़ी सारे पर्सन है जिनके नेम का जो प्रीफिक्स है उसके रूप से आपको राजा का जो टाइटल है वो देखने के लिए मिलेगा। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट्स के रूप से इनको जाना जाता है। इंडियन जो माइथोलॉजी से रिलेटेड जो पर्सन है, इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड जो इनकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऑयल पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है। इंडियन माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज है उनको इनके पेंटिंग्स के द्वारा पॉपुलराइज किया गया। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी आप देखिए इनका जो आपको पेंटिंग्स है वो देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं का एक पेंटिंग है इंदु लेखा। इंदु लेखा का जो पेंटिंग है उसका ट्रू कॉपी को यहाँ पे राजा रवि वर्मा का जो पैलेस है वहाँ पे बेसिकली इसको इनोग्रेट किया जाएगा, अनवील किया जाएगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें त्रावणकोर के जो किंग्स हुआ करते थे उनके द्वारा इनको पेट्रोनाइज किया गया था। तो आपको त्रावणकोर के बारे में पता होना चाहिए। त्रावणकोर के जो किंग्स हैं उनके द्वारा इनको पेट्रोनाइज किया गया था राजा रवि वर्मा को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट्स हैं, ऑयल पेंटिंग किया गया है। इंडिया का जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उनको पॉपुलराइज करने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा राजा रवि वर्मा का। 1904 के समय में डेथ के 2 ईयर्स बिफोर में आप देखिए कि इनको केसरे हिंद का जो अवार्ड है वो भी दिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो केसरे हिंद का जो अवार्ड है, केसरे हिंद का जो अवार्ड है वो इनको दिया गया। गांधी जी को केसरे हिंद का अवार्ड कब दिया गया था स्टूडेंट्स? क्या गांधी जी का अफ्रीका का जो वर्क है उसके रिगार्डिंग उनको केसरी हिंद का अवार्ड है वो दिया गया था? ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक और जानकारी ये होना चाहिए कि गांधी जी के द्वारा जब केसरी हिंद का जो अवार्ड है उसको कब रिनाउंस किया गया था? उनको केसरी हिंद का अवार्ड दिया गया अफ्रीका के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में। आप देखिए उनको जो अवार्ड है उनके द्वारा कब रिनाउंस किया गया? क्या उनके द्वारा अवार्ड को रिनाउंस किया गया था खिलाफत मूवमेंट के दौरान में? क्या जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है उसके बाद में उनको अवार्ड को वापस किया गया था? तो ये भी आपको जानकारी इस तरीके से भी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईरान और इजराइल के जो क्राइसिस है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। आपको यहाँ पे एक बेसिक जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आप देखिए कि ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है। कभी प्रॉक्सी वार के थ्रू, कभी शैडो वॉर के थ्रू में आपको इस तरीके से ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो इजराइल है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए यहाँ पे इजराइल सिचुएटेड है। इजराइल के अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको लेबनान नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे इंसर्जेंट जो रेबल पर्सन है वो कौन है स्टूडेंट्स? हजीबुल्लाह हैं। हजीबुल्लाह को किसके द्वारा बैक किया जाता है? ईरान के द्वारा बैक किया जाता है। अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप के बारे में, गाजा स्ट्रिप के अंदर किसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है? हमास का। हमास को भी किसके द्वारा बैक किया जाता है? ईरान के द्वारा बैक किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेड सी के बारे में, आप देखिए कि यमन का जो रेबल ग्रुप है जिसको कि हम हूती रिबेलियंस के नाम से जानते हैं,
तो उनको भी बेसिकली जो हेड किया है, उनको भी बेसिकली जो फंड किया जाता है या सपोर्ट किया जाता है वो ईरान के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से ईरान और इजराइल का जो प्रॉक्सी वॉर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 3H नाम के जो इंस्टीट्यूशन है, हजीबुल्लाह है, हमास है और आपको होती रिबेलियंस है, जिनको कि बैक किया जाता है ईरान के द्वारा। अगर हम बात करें प्रेजेंट क्राइसिस के बारे में, तो आप देखें कि हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था, इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया। काउंटर अटैक के अंदर में इजराइल का मोटिव था कि वहां पे हमास के द्वारा जिन लोगों को अबडक्ट किया गया है, जिनको होस्टेज बनाया गया है, उनको रिलीज करवाया जाएगा। बट वो विजन कंप्लीटली एक ब्लर के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। अभी जितना यहाँ पे जो सक्सेस रेट था कि हमास को कंप्लीटली यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा गाजा स्ट्रिप से, वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। होस्टेज का जो रिलीज है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इजराइल का जो यहाँ पे वॉरफेयर का जो टेक्निक्स है उसके रिगार्डिंग में भी ये जो कंसर्न्स है उसको रेज करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूएसए के रोल के बारे में डिस्कस किया गया है कि आप देखिए यूएसए के द्वारा, यूएसए के 2 रोल आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक रोल के द्वारा उनके द्वारा इजराइल को सपोर्ट किया गया है, दूसरे रोल के थ्रू आप देखिए कि इजराइल के जो रिलेशंस हैं अदर जो वेस्टर्न एशिया का जो कंट्रीज है उनके साथ में उनके जो रिलेशंस है वो हार्म ना हो। इसी वजह से आप देखिए कि किसी भी अरब नेशन के द्वारा इस वॉरफेयर का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में पार्टिसिपेट नहीं किया गया। इवन हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे अटैक किया गया, बट किसी भी दूसरा जो वेस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज है उनके द्वारा जो सपोर्ट है वो नहीं किया गया। यूएस का ये जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट प्रेजेंट समय में जब इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया गया तो आप देखिए कि यूएस के द्वारा वहाँ से जो रिमूवल है वो कर लिया गया कि यहाँ पे अगर इजराइल के द्वारा अटैक किया जाएगा तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएस के द्वारा अपना जो अलग अलग डोमेन्स के अंदर में वेस्टर्न एशिया के रिगार्डिंग में आप देखिए कि चाइना और रसिया ऑलरेडी उन यूएस के लिए एक थ्रेट के रूप से इमर्ज हो रहे हैं, तो उनके द्वारा इस तरीके से जो वॉरफेयर के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे 3 डायमेंशनल वे में इसको डिस्कस किया गया है। इजराइल के पास नियर बाई में सिचुएटेड है स्टूडेंट सीरिया। आप देखिए कि सीरिया के अंदर में काफ़ी बार अटैक किए जाते हैं इजराइल के द्वारा, और सीरिया के अंदर में ईरान का कुछ इंटरेस्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। ईरान के आपको काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं, कंसुलेट हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसी उनका जो एम्बेसी है उसके अटैक के दौरान में आप देखिए कि वहाँ पे ये जो इजराइल और ईरान का जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिला। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स वोटर्स के टर्नआउट के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन के दौरान में फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज के अंदर वोटर्स का जो टर्नआउट है वो डिक्लाइन हुआ है अगर हम कंपेयर करें 2019 के जो जनरल इलेक्शन है उनके साथ में। तो उसके बिहाइंड के क्या रीजंस हैं यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि हीट वेव को भी एक कंडीशन माना गया है, जो कि IMD के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था कि हीट वेव का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलेगा वोटिंग के प्रोसेस के दौरान में। हीट वेव के अलावा आप देखिए कि सोशल स्ट्रक्चर के भी कुछ रीजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ के अंदर में स्पेशली जो समर के समय वेडिंग का जो सीजन होना, वेडिंग का जो प्रोसेस होना, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे वोटर्स का जो टर्नआउट है वो रिड्यूस वे में देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम कंपेयर करें 2019 का जो जनरल इलेक्शन है उसके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि ग्रीन ग्रोथ के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि RBI के द्वारा रिसेंटली जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी रिपोर्ट के दौरान में उनके द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है उनकी वजह से भी जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर में जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का क्लाइमेट जो शॉक्स है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से RBI के द्वारा डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे हमें जो ग्रीन ग्रोथ है उसको अचीव करना है। बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि कुछ दिन पहले भी हमने रीड किया था नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड ने बेसिकली वहाँ पे जो ग्रीन ग्रोथ की पर्सपेक्टिव है डिस्कस किया था कि जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनके अंदर में हमको जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है उसके पर्सपेक्टिव से जो आपको वर्क है वो देखने के लिए मिले। तो उसी के बारे में है ग्रीन ग्रोथ मीन्स यहाँ पे जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया गया, जिससे कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जा सके, फूड इन्फ्लेशन को, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश किया गया है ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू में। आप देखिए कि आसियान के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है फूड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में, वो हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनइक्वालिटी के बारे में है,
आप देखिए हमारे कंट्री का जो इनिक्वलिटी है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है एक इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा, और बेसिकली उनके द्वारा बताया गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर में किस तरीके से इनिक्वलिटी को रिड्यूस करने के बारे में डिस्कस किया गया। अगर हम इंडिया के अंदर इनिक्वलिटी के बारे में बात करें तो हमारा जो 1% जो पॉपुलेशन है, 1% पॉपुलेशन के पास में आपको जो 22% वेल्थ है वो देखने के लिए मिलता है। 1922 के कंपैरिजन के अंदर में हाईएस्ट आपको इस तरीके का जो इनिक्वलिटी प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर में। अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इनिक्वलिटी के रिगार्डिंग में डिस्कस करें स्टूडेंट, तो 40% जो वेल्थ है वर्ल्ड का, जो आपको 1% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का उसी के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर में ये जो डाटाज हैं और भी आपको वर्सन सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनिक्वलिटी के बारे में, यहाँ पे डिस्कस किया गया कि एक कॉमन जो आपको डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पे जो टैक्स का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैरी आउट किया जाए। मीन्स जो अमीर लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, उनसे जो मनी है उसको पुअर्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। टैक्स का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैरी आउट किया जाए। बट आपको टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स का जो पेमेंट है वो काफ़ी कम लोगों के द्वारा किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको हर एक गुड्स के ऊपर में देखने के लिए मिलता है, तो वो उसका जो पेमेंट है हर एक पर्सन के द्वारा किया जाता है। अगर हम टैक्स टू जीडीपी का जो रेशियो है उसके बारे में डिस्कस करें तो इंडिया का आपको जो टैक्स टू जीडीपी का जो रेशियो है वो 17% देखने के लिए मिलता है। टैक्स टू जीडीपी का जो रेशियो है वो 17% है इंडिया के अंदर में। वर्ल्ड के अगर हम कंट्रीज़ के या इंडिया के ही जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पर्सपेक्टिव से कंपेयर करें तो आप देखिए कि ब्राज़ील के अंदर ये टैक्स टू जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो रेग्रेसिव प्रोसेस है। उसी की वजह से हम यहाँ पे जो टैक्सेशन के थ्रू में जो वेल्दी पीपल्स हैं उनका जो इनकम है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन है उस प्रोसेस को नहीं कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी डिस्कस किया गया कि हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का कितना टारगेट बताया गया था 2017 के समय उनके द्वारा बताया गया था कि जीडीपी का जो 2.5% है वो आपको हेल्थ के अंदर में एक्सपेंडिचर के अंदर कैरी आउट करना है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हेल्थ के अंदर जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी का वो 1.3% है वो देखने के लिए मिलता है, 1.3%। तो प्रेजेंट समय में जो कम है उसके बिहाइंड में कोविड-19 का भी एक इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, बट कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुआ है एक्सपेंडिचर्स के अंदर में। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सोशल सिक्योरिटी का स्कीम्स हैं, जो काफ़ी सारा एमजी नरेगा है, पीडीएस है, उन सभी के रिगार्डिंग में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। बट उसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो अर्बन पुअर्स हैं उनको भी ऐड किया जाना चाहिए। अर्बन पुअर्स को भी बेसिकली एमजी नरेगा का टाइप का जो कुछ यहाँ पे गारंटीड जो एम्प्लॉयमेंट का जो वर्किंग सिस्टम है वो होना चाहिए। जॉब यहाँ पे क्रिएट हो, इस तरीके का यहाँ पे जॉब ग्रोथ का जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। तो उन सभी को यहाँ पे इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। माइग्रेंट वर्कर्स को फर्स्ट टाइम मैनिफेस्टो के अंदर में आप देखिए कि ऐड किया गया है बोथ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जो हमारी बोथ जो बिग पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे कंट्री का उनके द्वारा। तो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में आपको 600 मिलियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 600 मिलियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो हमारे कंट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ पे ई श्रम पोर्टल है उसके बारे में कहा गया है कि ई श्रम पोर्टल के ऊपर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे ऐड किया जाएगा। इसको इनिशिएट भी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप देखिए कि ये जो वर्क फोर्स है जो 600 मिलियन के आसपास जो माइग्रेंट करते हैं हमारे कंट्री के अंदर, इंटरनल माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इनका इनविजिबिलिटी की वजह से यहाँ पे एक रीजन बताया गया है कि उनका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे पॉलिसी है उसको फ्रेम किया जा सके। इनका जो नेशनल जो फ्लोर वेज है उसको पीरियडिकल रिव्यू किया जाएगा, ऐसा भी डिस्कस किया गया है कि उसका पीरियडिकली जो रिव्यू है वो कैरी आउट किया जाएगा।
स्पेशल ट्रेन है जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चलाई जाएंगी हर एक सीजन की रिगार्डिंग बिना उनको हर एक समय के लिए उनको चलाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इंटरनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी आप देखिए कि आप सिलचर से पोरबंदर का जो एरिया है हमारा, ये कम्प्लीटली नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में आपको इंटरनल माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसी के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो उनके द्वारा सेम वर्क सेम वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया गया है कि सेम वर्क और सेम वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको उनके द्वारा प्रमोट किया जाएगा कि वेज के अंदर में किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं हो। सेम वर्क सेम वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताया गया है। अर्बन पुअर्स है उनकी रिगार्डिंग में भी एमजी नरेगा की तरह कुछ स्कीम्स है उनको लाया जाएगा जिससे कि उनको यहाँ पे बेसिकली जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किया जाए माइग्रेंट वर्कर्स को। पीडीएस आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। पीडीएस के बारे में अगर हम बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था माइग्रेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि प्रथा मुखोपाध्याय नाम का एक पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी बार इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो यहाँ पे माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है, तो सभी माइग्रेंट वर्कर्स को वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू यहाँ पे टारगेट करने का कोशिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरियर एविएशन के बारे में है, तो आपको यहाँ पे कुछ बस बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए आईएनएस विक्रांत के बारे में, आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में, जिसको कि यहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा बेसिकली इनको डेवलप किया गया है जो कैरियर एविएशन है उनकी पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इतने पूछे नहीं जाते हैं। आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कैरियर एविएशन कौन कौन से हैं। आईएनएस विक्रांत है, विक्रमादित्य, जिनको यहाँ पे डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा प्रेजेंट समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डिजाइन वर्क के बारे में कि जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका इनिशियल फेज के अंदर आपको जो डिजाइन है 1999 के समय देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उस समय रसिया से उसको प्रोक्योर किया गया था, विक्रांत को रसिया है वहाँ से प्रोक्योरमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में यहाँ पे जो सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यहाँ पे बेसिकली नेवी के द्वारा अपना जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया है। विक्रांत लाइक कैरियर है उसको यहाँ पे डेवलप है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन नेवी के ही रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि कल ही हमने रीड किया था कि होती रिबेलियंस के द्वारा एक अटैक किया गया है पनामा बेस, एक जो कार्गो वेसल है उसके ऊपर अटैक देखने के लिए मिला है। तो उसी टैंकर को यहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा रेस्क्यू किया गया है कि जो पनामा बेस होतीज के द्वारा जिनके ऊपर में अटैक किया गया था। इंडिया का जो चाइना इम्पोर्ट है आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता था 2018-19 के समय से, अब उसको हायर बताया गया है कि काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में इंडिया का जो चाइना से जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल एक टॉयज का इंडस्ट्री हुआ करता था। जो ट्रेडिशनल टॉयज आपको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ टॉयज हैं जिनको कि सिरसी सुपारी से भी बनाया गया है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर में टॉयज हुआ करते थे। फिर प्रेजेंट अगर हम टॉयज इंडस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करें तो आपको चाइनीज कंपनीज का जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा काफ़ी बार एड्रेस किया जाता है कि हमको हमारा लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करना चाहिए, हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर सकें, यहाँ पे किसी कंट्री है उसके ऊपर भी डिपेंड ना हो। 2020 के समय में कोविड का जो आप देखिए कि कोविड का लॉकडाउन का जो समय है उसी वजह से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया था उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओनियन फार्मर्स के बारे में है, आप देखिए कि यहाँ पे ओनियन फार्मर्स के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली ओनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ किया गया था। तो इसके अंदर कुछ स्टेट का जो राइवलरी है वो देखने के लिए मिला है। कुछ स्टेट्स के द्वारा कहा गया है कि हमारा जो ओनियन है उसको यहाँ पे सेल करने का या एक्सपोर्ट करने की रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया। बेसिकली व्हाइट ओनियन की रिगार्डिंग में लिया गया था जो गुजरात से आपको देखने के लिए मिलता है। महाराष्ट्र के अंदर में आपको कौन सा ओनियन देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम रेड ओनियन के रूप से जानते हैं। व्हाइट ओनियन है जिसको कहाँ पे उगाया जाता है, गुजरात के अंदर में। गुजरात में कहाँ पे, अमरेली है, भावनगर है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे उसका जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया, यूएई है, श्रीलंका है, वहाँ पे एक्सपोर्ट को कैरी आउट किया जाएगा। ओनियंस का पहले एक्सपोर्ट के ऊपर बैन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा अपना जो कुछ कंसर्न्स है उनको रेज किया गया है।
नेक्स्ट अगर हाँ ओनियन के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि जो ओनियंस हैं उनको हर एक सीजन के अंदर उगाया जाता है। ये आपको रबी का जो क्रॉप है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, लेटर रबी के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, खरीफ का क्रॉप भी है, लेटर खरीफ के अंदर भी आपको इसका जो हार्वेस्टिंग जो सीजन है, जो इसको उगाने का जो सीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए राजस्थान, हरियाणा और काफ़ी सारे स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो समर के समय में काफ़ी ज़्यादा जो ओनियन का जो कंजप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से इन स्टेट्स के अंदर में अगर आप रूरल एरियाज़ के अंदर कभी विजिट करते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे डोमेस्टिक कंजप्शन के रिगार्डिंग में हर एक जो रूरल एरिया का जो घर है उसके अंदर में अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए ओनियन से उनका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड का जो न्यूज़ है उनको डिस्कस किया गया है। रसिया के द्वारा थ्रेटन्ड किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि उनको अगर कोई भी इस इम्पैक्ट किया गया तो उनके द्वारा भी यहाँ पे जो रिपरकशन के अंदर जो डिसीजंस है वो लिए जा सकते हैं। होती रिबेलियंस के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा यूएस का एक जो ड्रोन है उसको गिरा दिया गया है उनके द्वारा। आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में है जो एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। हीट वेव्स के बारे में कहा गया है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के रिगार्डिंग में कि वहाँ पे हीट वेव का जो कंडीशन है, एक्सट्रीम हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है। कुछ कल ही हमने रीड किया था स्टूडेंट केरला के बारे में। आप देखिए कि केरल के अंदर भी फर्स्ट टाइम जो सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर है वो देखने के लिए मिला है। लास्ट टाइम 2016 के समय हुआ था, उसके बाद में अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। 1901 से अगर हम कंपेयर करें तो आप देखिए कि सेकेंड टाइम जो 41 के आसपास जो टेम्परेचर है, हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं पैलेस्टीनियन रिगार्डिंग में, तो उनके द्वारा कहा गया है कि ओनली यूएस है जो यहाँ पे इजराइल का जो अटैक है रफा बॉर्डर के ऊपर में जिसको रोका जा सकता है। रफा बॉर्डर कहाँ पे सिचुएटेड है? ये बेसिकली इजराइल है स्टूडेंट। सपोज कीजिए इजराइल है, यहाँ पे आपको सपोज कीजिए यहाँ पे आपको जो क्या देखने के लिए मिलता है, गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है जो कि यहाँ पे सनाई पेनिनसुला के साथ में एरिया शेयर करता है वो रफा बॉर्डर है। तो उस रफा बॉर्डर के बारे में कहा गया है कि रफा के ऊपर जो अटैक है इजराइल का, यूएस के द्वारा ही रोका जा सकता है। हजीबुल्ला के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा इजराइल के ऊपर में जो मिसाइल है वो फायर किया गया है। हजीबुल्ला कहाँ है? लेबनान के अंदर में। ये जो इजराइल के जो नियर बाई कंट्रीज है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। लेबनान नॉर्थ साइड के अंदर सिचुएटेड है। आपको जॉर्डन है जो ईस्ट साइड के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीरिया सिचुएटेड है। सदर्न पार्ट के अंदर में सनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का। तो गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए जो जॉर्डन और इजराइल के साथ में अपना एरिया शेयर करती है, और आपको सनाई पेनिनसुला के साथ में भी। नेक्स्ट अगर हम सिनाई पेनिनसुला के बारे में बात करें, सनाई पेनिनसुला के बारे में आपको एक और जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे तो आप देखिए कि मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे रेड सी है। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला के द्वारा ही बोथ सी को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमास के द्वारा कहा गया है कि जो गाजा के अंदर जो पीस का जो प्लान है उसको कंसीडर किया जाएगा उनके द्वारा, तो उनके द्वारा उसको कंसीडर करने की पर्सपेक्टिव से बताया गया है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।